जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगले फाइनेंशियल ईयर से इंडियन आर्मी एम्यूनिशन के इंपोर्ट को पूरी तरह से करेगी बंद। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स में स्वदेशी कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए जिंदल स्टील्स के साथ साइन हुआ एमओयू। अपने सुखोई फाइटर्स में इस्तेमाल करने के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन। मंगोलियन पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही है भारत के LCA तेजस में। और साउथ चाइना सी में अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डुबोई दुश्मन की शिप। आत्मनिर्भरता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब इंडियन आर्मी अगले फाइनेंशियल ईयर से एम्यूनिशन के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करेगी। और इस मामले पर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के हवाले से बताया गया कि आर्मी का एम है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से एम्यूनिशन के सभी इंपोर्ट को बंद किया जाएगा और एम्यूनिशन की खरीद किसी दूसरी कंट्री के बजाय भारत अपनी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से करेगा। और इसके लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने आर्मी के सभी एम्यूनिशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दी है। और भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्लोबल मार्केट से भी बड़े ऑर्डर्स को प्राप्त करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ वर्ष पहले तक जो आर्मी थी तो वो अपनी एम्यूनिशन के एनुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर रहती थी। लेकिन अब आर्मी ने अपने 175 टाइप्स के एम्यूनिशन में से 150 टाइप्स के एम्यूनिशन का स्वदेशी सोर्स प्राप्त कर लिया है। और उद्देश्य यह है कि 2025-26 तक लगभग सभी तरह के एम्यूनिशन का जो इंपोर्ट है वो आर्मी कंप्लीटली कट कर देगी। यानी कि आर्मी द्वारा जितने भी तरह के एम्यूनिशन इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे ही भारत में बनेंगे। और एम्यूनिशन के इंपोर्ट को कट करने की जो प्रोसेस है वो अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगी। हालांकि उन केसेस में हमें एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है जहां पे क्वांटिटी काफ़ी कम हो और ऐसे में भारत की इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको मैन्युफैक्चर करना ज़्यादा इकोनॉमिकल ना हो, तो वहाँ पे इस तरह के एक्सेप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। और अभी वर्तमान समय में जो आर्मी करीब 6000 से 8000 करोड़ रुपीस तक के एम्यूनिशन को एनुअली खरीद रही है, तो वो सारी खरीद इंडियन सोर्सेज से होने वाली है। और जब से नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की गई है तो उसके बाद से अब केवल 5 से 10% तक की रिक्वायरमेंट ही है जिसके लिए हम फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर हैं। बाकी भारत में एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफेंस PSC, उसके अलावा कई सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों से इस फील्ड में उतरे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी शिप्स में स्वदेशी कंटेंट की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कल 7 मई को जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एक MOU साइन किया है। और इस MOU के तहत जिंदल स्टील शिप बिल्डिंग के लिए स्वदेशी मरीन ग्रेड की स्टील को सप्लाई करेगी। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से दोनों एंटिटीज स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्र हित में इन आइटम का उत्पादन और इस्तेमाल करेगी। और ये जो MOU है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हाई क्वालिटी के मरीन ग्रेड स्टील की सप्लाई को समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, शॉर्ट फॉर्म में JSPL, तो ये टनेज के मामले में भारत में 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट स्टील प्रोड्यूसर है और भारत की एकमात्र प्राइवेट फर्म है जो कि रेल्स को प्रोड्यूस करती है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि DRDO को जो स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम है, जिसका भी कुछ ही समय पहले परीक्षण भी किया गया था, तो इस स्मार्ट वेपन में इस्तेमाल करने के लिए 3 mm के स्पेशल एलॉय स्टील शीट्स को जिंदल ग्रुप की ही जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा सप्लाई किया गया था। और इस खास तरह के स्पेशल एलॉय स्टील शीट्स को जिंदल स्टेनलेस वर्टिकल और जिंदल डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है। और इन शीट्स की खास बात यह है कि ये फ्लाइट के दौरान हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को आसानी से झेल सकती हैं। और इसलिए इन शीट्स को DRDO ने अपने इस नेक्स्ट जनरेशन के स्मार्ट टॉर्पेडो सिस्टम में इस्तेमाल किया है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किए गए डिफेंस सर्विसेज एशिया एग्जीबिशन 2024 के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने की योजनाओं के बारे में बताया है। और इस मामले पर जेन्स.com के साथ बात करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर ऑफिशियल का कहना था कि उनकी तरफ से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को ऑफर की गई है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस इन सभी कंट्रीज के साथ ब्रह्मोस की डील को लेकर बातचीत कर रही है और उनकी तरफ से इस मिसाइल पर एक अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई गई है। और जेन्स.com की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया और इंडोनेशिया अपने सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। जबकि वियतनाम की दिलचस्पी ब्रह्मोस के सोर बेस एंटी शिप मिसाइल वाले वर्जन में है, जो कि उसके लिए साउथ चाइना सी में चाइनीस एग्रेशन को काउंटर करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की पहली एक्सपोर्ट कस्टमर फिलीपींस के लिए इनकी डिलीवरी ऑलरेडी भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है। बाकी ब्रह्मोस की बात हो ही गई है तो squadron.in पे जाके ब्रह्मोस से इंस्पायर्ड इस स्पेशल डिज़ाइन को चेकआउट जरूर करें, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला डिज़ाइन भी बन चुका है। और इसे आप CKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
गुरुवार को भारत और मंगोलिया ने अपने बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रोग्रेस की समीक्षा करी है और इस दौरान मुख्य रूप से मंगोलिया में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर खास तौर पर ध्यान दिया गया था। ये जो डिस्कशन है इसे भारत की विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी द्वारा लीड किया गया था। और अगर भारत और मंगोलिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग तरीकों से भारत और मंगोलिया अपने बीच के डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना। लेकिन इन सब में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें से पहला है भारत का स्वदेशी LCA प्रोग्राम। अभी वर्तमान समय में भारत मंगोलिया के लिए कॉम्बैट ऑपरेशंस के बजाय उनकी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है और मंगोलियन पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारत के स्वदेशी LCA तेजस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो कि संभावित रूप से भविष्य में मंगोलिया के लिए LCA तेजस फाइटर्स की सेल्स के लिए भी रास्ते खोलेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड, एक ऐसा वेपन जिस पर दुनिया भर के कई सारे देश ऑलरेडी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट में मंगोलिया भी एक पोटेंशियल कस्टमर है और उसके साथ भी ये डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। बाकी स्मॉल आर्म्स के प्रोडक्शन में कोलैबोरेशन, तो ये भी कुछ क्षेत्र हैं दोनों देशों के बीच के कॉपरेशन को मजबूत करने वाले। बाकी डिफेंस कॉर्ड चैनल पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि आखिर किस तरह से भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं, तो वो स्मॉलर इकोनॉमीज के लिए एक वरदान की तरह है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। बाकी उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुधवार को साउथ चाइना सी में एक लार्ज स्केल वॉर ड्रिल्स के हिस्से के तौर पर US, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, तो इन तीनों देशों के मिलिट्री फोर्सेस ने एक दुश्मन शिप को डुबोने के लिए हाई प्रिसिशन के रॉकेट्स, आर्टिलरी फायर और एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी थी। अब इस ड्रिल में दुश्मन के जिस शिप को सिमुलेट किया गया होगा तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शिप किसकी होगी, उसी की जो कि इस पूरे साउथ चाइना सी को अपने पिताश्री की प्रॉपर्टी समझता है। हालांकि समझने और एक्चुअल में होने में फ़र्क होता है, पर खैर बात करते हैं इस वॉर ड्रिल की जो कि साउथ चाइना सी में कंडक्ट की गई थी। तो इस ड्रिल को कई सारे देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, तो इन सब ने भी विटनेस किया था। इस ड्रिल में US और फिलीपींस से 16,000 से अधिक मिलिट्री पर्सनल, जबकि ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ 100 ट्रूप्स के साथ करीब 14 कंट्रीज के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने इस एनुअल कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया, जो कि 22 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी और अभी ये शुक्रवार को समाप्त होगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये कि आज बुधवार को सिंगापुर के मिलिट्री एयरबेस पर एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई भी कैजुअल्टीज नहीं हुई है। जो एयरक्राफ्ट का पायलट था वो सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा था। बाकी क्रैश किस वजह से हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी एक अपडेट यह है कि पंजाब के मल्टीपल लोकेशंस पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 3 दिन की जॉइंट एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी और इस एक्सरसाइज का नाम था गगन स्ट्राइक 2, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स, रुद्रा हेलीकॉप्टर्स, UAVs, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, तो ये भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी थी। और इस दौरान दोनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने पर खास तौर पर फोकस किया गया। बाकी अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों के साथ एक और मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है और करीब 1 से 2 आतंकियों के फंसे होने की संभावना है। फिलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड टाइट सिक्योरिटी कवर के अंडर एक हमले में चाइनीज नागरिकों की जान चली गई थी। तो इस तरह के हमलों के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराया था। तो अब इसी पर रिस्पांस देते हुए तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के इन रिसेंट क्लेम्स को सच्चाई से कोसों दूर बताया है और ये भी कहा है कि सारी क्लेम्स इररिस्पॉन्सिबल है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के सिक्योरिटी कवर के अंडर चाइनीज सिटीजन्स की जान गई है, जो कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज की कमजोरी को दर्शाता है। यह इस बात की भी संभावना है कि जो हमलावर थे तो हो सकता है कि उसमें पाकिस्तानी आर्मी का भी कॉपरेशन शामिल हो, लेकिन इन दोनों ही केसेस में जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार की ही है। बाकी तालिबान का ये भी कहना है कि इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए अफगानिस्तान को ब्लेम करना सच्चाई से दूसरों को ध्यान भटकाने वाली पाकिस्तान की एक और नाकाम कोशिश है। और उन्होंने क्लियर किया कि अफगानिस्तान इस तरह के इश्यूज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। जबकि अफगान तालिबान का यह कहना है कि उनके पास ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है, और ऐसे भी एविडेंस है जो कि इस बात को भी साबित करते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरी से जो ISIS है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में 4 असम राइफल्स के नायक कर्ण बहादुर राय, लांस नायक साल बहादुर तमांग, नायक बेग बहादुर छेत्री, नायक टेग बहादुर छेत्री और नायक वीर बहादुर तमांग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि व्हाइट नाइट कोर किस कमांड के अंडर आती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।